दोस्तों जरा आप इमेजिन करो कि अगर दुनिया से रबर गायब हो जाए तो क्या होगा। क्या कोई भी सेक्टर या इंडस्ट्री ऐसी है जो बिना रबर के चल जाए? पॉसिबल ही नहीं है। स्टोन एज में पहिए के आविष्कार को एक रिवॉल्यूशन माना जाता है जिसने लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया। लेकिन जब 18th सेंचुरी में इन्हीं पहियों पर रबर लगाया गया तो ग्रोथ की रफ्तार सैकड़ों गुना बढ़ गई और उस रफ्तार को बढ़ाने में इंडिया की टायर कंपनीज ने भी कमाल किया है। आज दुनिया की टॉप 30 टायर प्रोड्यूसर्स में अकेले इंडिया की 5 कंपनीज हैं और इस टायर बिजनेस को इंडिया में शुरू किया था मद्रास रबर फैक्ट्री यानी MRF ने। लेकिन एक गुब्बारा बेचने वाले गरीब इंसान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो एक ऐसी कंपनी का मालिक बनेगा जिसका नाम सचिन और विराट के बल्ले पर दिखने वाला है। मारुति की पहली कार मारुति 800 में उसका टायर इस्तेमाल होने वाला है। 2 व्हीलर और कार, बस, ट्रक ये सब तो छोटी चीज है। फाइटर प्लेन सुखोई का टायर भी MRF बना चुकी है। लेकिन इस कंपनी में ऐसा क्या है कि इसके एक शेयर की कीमत 1.5 लाख रुपए को भी टच कर चुकी है। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस रबर इंडस्ट्री को डिटेल में जानते हैं। साथ ही MRF कंपनी की इंटरेस्टिंग जर्नी और उन फैक्टर्स को भी जानेंगे जिसने टायर प्रोडक्शन में इंडिया को वर्ल्ड लीडर बना दिया। दोस्तों टायर के इतिहास को जानने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। ये बात है साल 1845 की, जब स्कॉटलैंड के रॉबर्ट विलियम थॉमसन पहिए के ऊपर रबर लगाने का कॉन्सेप्ट लेकर आए ताकि पहिए आसानी से घूमने के साथ ही शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करें। लेकिन प्रैक्टिकली इसका प्रोडक्शन पहली बार जॉन बॉयड डनलप ने साल 1888 में किया और उनके इस टायर का इस्तेमाल कार्ल बेंज की पहली पेट्रोल कार मोटर वैगन में की गई। और फिर साल 1905 में रोड और टायर के बीच फ्रिक्शन को कम करने और पहिए की ग्रिप को मजबूत करने के लिए टायर ट्रेड्स की शुरुआत हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सॉलिड रबर से बने ये टायर ज्यादा लोड नहीं उठा सकते थे। साथ ही उनकी लाइफ भी इतनी कम होती थी कि कुछ 100 मील चलने के बाद इसे बदलना पड़ता था। और इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अमेरिका की फायरस्टोन कंपनी बैलून टायर्स लेकर आई, जिसमें सॉलिड टायर के अंदर एक इन्फ्लेटेड ट्यूब का इस्तेमाल किया गया। और इस नई खोज ने टायर की लाइफ बढ़ाने के साथ ही गाड़ियों की हैंडलिंग और फ्यूल एफिशिएंसी को भी पहले से काफी बेहतर कर दिया। फिर साल 1940 में ट्यूबलेस टायर और 1949 में रेडियल टायर मार्केट में आया। धीरे धीरे समय बीतता गया और टायर्स की मटेरियल क्वालिटी और प्रोडक्शन के तरीके में काफी इंप्रूवमेंट आता गया। अब दोस्तों ये तो सबको पता है कि ये टायर रबर से बनते हैं, लेकिन रबर कैसे बनता है? MRF की स्टोरी जानने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल रबर 2 तरीके से बनता है। पहला है सिंथेटिक रबर जो पेट्रोलियम का एक बाई प्रोडक्ट है और ये सस्ता होने के साथ ही इजिली अवेलेबल भी है। और दूसरा होता है नेचुरल रबर जो रबर प्लांट से बनता है, जो रबर ट्री से निकलने वाले लेटेक्स को प्रोसेस करके बनाया जाता है। और जिस देश में जितना ज्यादा रबर ट्री होगा वह देश उतना ही बड़ा नेचुरल रबर प्रोड्यूसर होगा। आज से 100 साल पहले दुनिया का 90% रबर साउथ अमेरिका का एक देश ब्राजील सप्लाई करता था और फोर्ड जैसी अमेरिकन कंपनीज ने वहां पर रबर ट्रीज के बड़े बड़े फील्ड्स खरीद रखे थे। यही वजह है कि दुनिया के रबर मार्केट पर अमेरिका का ही दबदबा था। लेकिन साल 1930 में रबर ब्लाइट नाम के एक फंगस ने ब्राजील और साउथ अमेरिका के पूरे रबर ट्री को खत्म कर दिया और आज ब्राजील से रबर का एक्सपोर्ट लगभग 0 है। दोस्तों रबर ब्लाइट एक ऐसा फंगस है जिसका कोई इलाज नहीं और ये दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाए तो वहां के रबर ट्रीज को तबाह करने की पोटेंशियल रखता है। लेकिन शुक्र है कि एशियन कॉन्टिनेंट इससे अभी तक बचा हुआ है और दुनिया के 90% रबर की जरूरत को पूरा करता है, जिसमें 70% का कंट्रीब्यूशन थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया का है और इंडिया 4थे नंबर पर आता है। और उसी दौर में जब इंडिया में रबर का बिजनेस फलना फूलना अभी शुरू हुआ था, केरल के एक रईस परिवार में KM मम्मेन मप्पिल्लई का जन्म हुआ। उनके पिता एक मलयाली न्यूज़पेपर और बैंक के मालिक थे और अक्सर हुकूमत के खिलाफ अपने अखबार के जरिए आवाज उठाते रहते थे, जिसका बुरा असर ये हुआ कि त्रावणकोर रियासत ने उनके न्यूज़पेपर, बैंक और पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करके उन्हें जेल में डाल दिया। KM मम्मेन अपने 9 भाई बहनों और माँ के साथ रोड पर आ गए। उस वक्त वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे। सिचुएशन इतना खराब हो गया कि उन्हें अक्सर कॉलेज के फर्श पर सोना पड़ता था। ग्रेजुएशन तो किसी तरह से पूरा किए, लेकिन अब चिंता थी कि परिवार कैसे चलाया जाए। वो कुछ पैसों की व्यवस्था किए और साल 1946 में एक शेड में गुब्बारे बनाना शुरू किए। जगह जगह घूमकर सड़कों पर, दुकानों पर वह गुब्बारे और उससे बने खिलौने बेचने लगे। और इस मुश्किल दौर में उनकी वाइफ कुंजम्मा ने भी उनका साथ दिया और इस तरह शुरू हुआ मद्रास रबर फैक्ट्री यानी कि MRF। आजादी के बाद साल 1952 में KM को टायर रीट्रेडिंग के बारे में पता चला, जिसमें पुराने टायर्स को नया जैसा बनाया जाता है। अब उनके पास ऑलरेडी रबर के गुब्बारे बनाने का सेटअप तो मौजूद ही था। उन्होंने वहीं से टायर रीट्रेडिंग का भी काम शुरू कर दिया और अपनी पूरी सेविंग्स उसमें लगा दी।
लेकिन शायद उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो जिस बिजनेस में एंटर किए हैं उसमें कोई भी दूसरी इंडियन कंपनी काम नहीं करती। उन्होंने सीधे अमेरिकन कंपनीज को चैलेंज किया था, लेकिन केएम ने कभी इधर उधर का सोचा ही नहीं, सिर्फ काम किया और अगले 4 सालों में ही ट्रेड टायर में एमआरएफ के मार्केट शेयर को 50% तक पहुंचा दिया। विदेशी कंपनियां तो उनके ग्रोथ को देखकर हैरान थीं और कई ने तो इंडियन मार्केट ही छोड़ दिया। फिर साल आया 1961, जब एमआरएफ ने ट्रेड रबर के प्रोडक्शन से एक कदम और आगे बढ़कर कंप्लीट टायर बनाने का फैसला किया और अमेरिका की एक कंपनी मैन्सफील्ड के साथ टेक्निकल टाई अप में टायर बनाना शुरू कर दिया और उसी साल एमआरएफ को स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करा दिया गया। और दोस्तों, आप भी अगर किसी कंपनी के स्टेक में निवेश करना चाहते हैं तो जरूरत होगी एक डीमैट अकाउंट की, जो आमतौर पर हम ऐसे ब्रोकर के साथ ओपन करना पसंद करेंगे जहां पर अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री होता है। बट इस केस में हम अपने इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेड्स पर बहुत सारा ब्रोकरेज पे कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम एम स्टॉक बाय मिराई एसिड के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो डिलीवरी, इंट्राडे, फ्यूचर एंड ऑप्शन, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ जैसे सभी सेगमेंट के अंदर जीरो ब्रोकरेज का फायदा उठा सकते हैं। और इस जीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ अक्रॉस ऑल प्रोडक्ट्स का फायदा मिलता है सिर्फ 999 के प्लान में। और इसके अलावा एडिशनल 999 का पेमेंट करके आप लाइफ टाइम एएमसी चार्जेस से भी छुटकारा पा सकते हैं। एम स्टॉक के साथ आपको वन ऑफ द लोवेस्ट डेली इंटरेस्ट रेट्स यानी सिर्फ 6.99% पर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी भी मिलती है। साथ ही 1 क्लिक ऑर्डर एग्जीक्यूशन, 1 क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट और वॉइस सर्च से अपने फेवरेट स्टॉक को खोजने जैसे कई और बेहतरीन फीचर्स तो यहाँ आपको मिल ही जाते हैं। मिराई एसेट 25 ईयर्स ओल्ड एक फाइनेंस कंपनी है जो 16 कंट्रीज में अपनी बेहतरीन सर्विसेज के लिए जानी जाती है और एम स्टॉक पर 40 करोड़ से भी ज्यादा ट्रेड्स, 1100 करोड़ का एमटीएफ बुक और 8.5 लाख से ज्यादा यूजर्स इसके रिलायबिलिटी को दिखाते हैं। तो फिर देर किस बात की, एम स्टॉक के साथ अभी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करिए और अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करिए। अधिक जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से मिल जाएगा। चलिए कहानी पर वापस लौटते हैं। दोस्तों, केएम मैमेन को अब समझ आने लगा कि टायर ट्रेडिंग और टायर मैन्युफैक्चरिंग दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैन्सफील्ड को अमेरिका की शानदार सड़कों के हिसाब से टायर बनाने का एक्सपीरियंस था, जो 60s के दशक में इंडियन रोड्स के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं था। एमआरएफ की टीम ने मिलकर भारत की सड़कों के हिसाब से टायर बनाना शुरू किया, लेकिन पूरी इंडस्ट्री पर डनलप, फायरस्टोन और गुडईयर जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स का ही दबदबा था। मैमेन शुरुआती दिक्कतों से घबराए नहीं, बल्कि अपने प्रोडक्ट को दिन ब दिन बेहतर करने के साथ ही उसकी मार्केटिंग पर भी खूब ध्यान देने लगे। साल 1964 में एमआरएफ ने इंडियन एड इंडस्ट्री के एक फेमस पर्सनैलिटी एलिक पदमसी को हायर किया, जिन्होंने मसल मैन के जरिए एमआरएफ को लोगों के बीच खूब पॉपुलर बना दिया। आपको बता दूं कि एलिक पदमसी ने लिटिल साबुन, हमारा बजाज, सर्फ और चार्ली चैपलिन फॉर चेरी ब्लॉसम जैसे सैकड़ों आइकॉनिक एड दिए हैं। कंपटीशन काफी टफ था और मिशलिन जैसे कुछ ब्रांड ने तो एमआरएफ को एक्वायर करके उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन एमआरएफ पूरी मजबूती से टिका रहा और अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए टायर के दाम को अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा कम रखा। अब चूंकि केरला में रबर ट्री की कोई कमी नहीं थी और लेबर कॉस्ट भी काफी कम था, इसलिए एमआरएफ का प्रोडक्शन तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने टायर को बेचें कहाँ। ये 60s का वो दौर था जब मोटर, कार, ट्रक तो छोड़िए, रोड पर बाइक और साइकिल्स भी कम ही दिखाई देते थे। एमआरएफ को एक नए मार्केट की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने पार्टनर मैन्सफील्ड से रिक्वेस्ट किया कि नाम भले ही आप अपना यूज करो, हमें अपने बाजार में टायर बेचने दो। मैन्सफील्ड राजी हो गया और अमेरिका, कनाडा के अलावा एमआरएफ अपने टायर्स दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करने लगा। और फिर साल 1967 में एमआरएफ अमेरिका को टायर एक्सपोर्ट करने वाली इंडिया की पहली कंपनी बनी। वो अमेरिका जिसने टायर को पैदा किया और जहां की कंपनीज का बोलबाला पूरी दुनिया में था, उनके घर में घुसकर इंडियन टायर्स को बेचना हमारे लिए प्राउड की बात थी। साल 1979 में मैन्सफील्ड के साथ एमआरएफ का ज्वाइंट वेंचर खत्म हो गया, लेकिन एक साल पहले 1978 में ही उन्होंने अमेरिका की बीएफ गुडरीच के साथ टेक्निकल टाई अप कर लिया था। दोस्तों, एमआरएफ की एक बड़ी अच्छी बात ये रही कि जब भी उन्हें लगा कि कहीं से कुछ सीखा जा सकता है तो वहां जाकर कोलैबोरेट कर लिए। और फिर एमआरएफ की स्ट्रेंथ जब सामने वाले की स्ट्रेंथ से मिलती थी तो दोनों को फायदा होता था। जैसे कि रीट्रेडिंग बिजनेस को और इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने इटली की मारंगोनी टीआरएस एसपीए के साथ भी एक ज्वाइंट वेंचर किया था। फिर साल आया 1973, जब पहली बार एमआरएफ ने नाइलॉन टायर्स का इन्वेंशन किया, जो मजबूत होने के साथ ही काफी ड्यूरेबल और सस्ता था। देश धीरे धीरे तरक्की की राह पर था और कई विदेशी कार और बाइक कंपनीज इंडिया में आने लगी थी। और जब 1988 में मारुति 800 कार को लॉन्च किया गया तो उसमें भी एमआरएफ के ही टायर्स लगाए गए।
उसके बाद एक मार्केटिंग मास्टर स्ट्रोक ने एमआरएफ को इंडिया के घर घर तक पहुंचा दिया, जब उन्होंने सचिन के बल्ले पर अपना नाम चिपका दिया। और सचिन गए तो विराट कोहली, लेकिन सचिन और विराट ही क्यों? क्योंकि उन्हें दिखाना था कि एमआरएफ इज द बेस्ट। और इस तरह एक बेहतरीन एडवर्टाइजिंग ने एमआरएफ को एक ब्रांड बना दिया। अभी तक एमआरएफ बस, ट्रक्स और जेसीबी के बड़े टायर्स ही बनाती थी, लेकिन 90s में जब बजाज, टीवीएस और हीरो होंडा के बाइक्स धूम मचाने लगे तो उन्होंने 2 व्हीलर्स के भी टायर्स बनाना शुरू कर दिया। आज एमआरएफ का टाटा, महिंद्रा, यामाहा और जनरल मोटर्स जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ टाई अप है। और यही नहीं, साल 2008 में तो उन्होंने सुखोई 30 का भी टायर बनाया था। मतलब ट्रक, बस से लेकर कार, बाइक और एरोप्लेन्स के पहियों की पूरी रेंज इनके पास है। अब देखा जाए तो टायर का बिजनेस एक सेफ बिजनेस है। गाड़ियां चाहे डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या बैटरी किसी से भी चलेंगी तो पहिए पर ही। लेकिन फिर भी एमआरएफ ने अपने बिजनेस को और भी सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई किया। वो हैस्ब्रो इंटरनेशनल के साथ टॉयज बनाते हैं, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल पेंट बनाते हैं और साथ ही इटली की एक कंपनी के साथ मिलकर कन्वेयर बेल्ट भी बनाते हैं। अब दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद उस रहस्य को भी जान लेते हैं कि आखिर एमआरएफ का शेयर इतना महंगा कैसे हो गया। एक समय तो एमआरएफ के एक शेयर का दाम 1.5 लाख रुपए से भी ऊपर चला गया था। दरअसल होता यह है कि जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, उसके शेयर का दाम भी बढ़ता जाता है। लेकिन जब ये दाम बहुत ही ज्यादा हो जाता है तो कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है। मान लीजिए 100 रुपीज के 1000 शेयर्स मार्केट में है तो उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीज होगी। अगर यही 1000 शेयर्स 50 रुपीज के 2000 शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए जाएं, तो भी उसकी मार्केट वैल्यू 1 लाख रुपीज ही होगी। लेकिन शेयर प्राइस कम होने से लोग इसे आसानी से बाई और सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट एमआरएफ ने 1970 और 75 में सिर्फ 2 बार अपने शेयर्स स्प्लिट किए और उसके बाद पिछले 50 सालों से उनके शेयर्स के दाम बढ़ते ही गए। एक्चुअली एमआरएफ लिक्विडिटी को कम रखते हुए लॉयल इन्वेस्टर्स को अपने साथ रखना चाहता है। वैसे भी शेयर स्प्लिट करने का कोई फाइनेंशियल बेनिफिट तो है नहीं, बल्कि सट्टेबाज महंगे शेयरों से दूर ही रहते हैं। लेकिन एमआरएफ ऐसा करने वाली इकलौती कंपनी नहीं है। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे भी अपने शेयर्स स्प्लिट नहीं करती और उसके एक शेयर की कीमत जानते हैं कितनी है? 5 करोड़ रुपए। एमआरएफ के बाद 1954 में बालकृष्ण टायर्स यानी कि बीकेटी, 72 में अपोलो टायर्स और इसके बाद 77 में एक और इंडियन ब्रांड जेके टायर्स ने टायर मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू किया। इसके बाद इटली की एक कंपनी सीएट को 1982 में आरपीजी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया, जो पूरी तरह से स्वदेशी कंपनी बनके भारत से ही काम करने लगी। इन सब के अलावा टीवीएस भी टायर मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में है, लेकिन जनरली ये 2 व्हीलर टायर्स पर फोकस रखते हैं। और दोस्तों, टीवीएस को छोड़कर बाकी 5 ब्रांड्स दुनिया की टॉप 30 कंपनीज में शुमार हैं, जो अपना 40% तक का रेवेन्यू टायर एक्सपोर्ट करके जनरेट करते हैं। एमआरएफ का मार्केट कैप इन सब में सबसे ज्यादा 50,000 करोड़ है और आज इनके 2500 डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया के हर कोने में फैले हुए हैं। ये अपने टायर्स 75 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं और साथ ही 19,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Thanks for watching.